जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच सामाजिक लोक कल्याणकारी रोजगार कार्यक्रम नरेगा लेकर उपस्थित हुआ हूं। नरेगा को इसके एक अन्य नाम मनरेगा के भी नाम से जाना जाता है। आइए हम नरेगा के ऊपर चर्चा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम नरेगा स्कीम जैसी कि स्कीम के बारे में विचार पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने वर्ष 1991 में करा था, लेकिन ये किसी कारण से प्रस्ताव पारित ना हो पाया। जो ये नरेगा स्कीम है, इसको महाराष्ट्र सरकार के कार्यक्रम से ये मिलती जुलती है। नरेगा स्कीम जो है वित्तीय समावेशन, ग्रामीण रोजगार दोनों सरकार की पहलों पर फोकस करती है। इस स्कीम अर्थात नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना जो है 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले से प्रारंभ होती है। इसके साथ ही ये और अन्य 200 ज़िलों में भी लागू होती है, यानी कि इस स्कीम का प्रारंभ हो जाता है। और इस स्कीम में 2 लोगों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। एक मनरेगा मैन रघुवंश प्रसाद जी, जो उस समय ग्रामीण विकास मंत्री थे, और एक जया द्रेन जी, जो अर्थशास्त्री हैं। इन लोगों ने मिलकर इस स्कीम का खाका तैयार करा। इसके बाद आप ये देखते हैं कि वर्ष 2007 और 8 में ये इस स्कीम का विस्तार देश के 130 ज़िलों में होता है, और 1 अप्रैल 2008 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर इस संपूर्ण भारत में लागू हो जाती है। और 2 अक्टूबर वर्ष 2009 को इस स्कीम यानी नरेगा को मनरेगा इसका लोकप्रिय नाम मिलता है। मनरेगा से तात्पर्य महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना से है। अब यानी नरेगा अपने वर्तमान स्वरूप मनरेगा में आ जाती है, और ये जो योजना है इसको जो राष्ट्रपति हैं वे अपनी स्वीकृति 5 सितंबर 2005 को दे देते हैं। अर्थात राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही ये स्कीम 2 फरवरी 2006 से लागू होती है। अब हम ये बात करते हैं कि मनरेगा के तहत रोजगार किस प्रकार से मिलता है। तो मनरेगा के तहत पहली बार तो अकुशल रोजगार की प्राप्ति होती है। किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र का निवासी जो रोजगार करने का इच्छुक हो और 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह ग्राम पंचायत में जाकर अपना आवेदन दे देता है और उसको 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। अगर 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। रोजगार उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण शब्द आपने सुना होगा, जॉब कार्ड। एक जॉब कार्ड बनता है जिसमें संबंध का सारा डाटा अंकित रहता है। इस जॉब कार्ड का जो पंजीकरण होता है वो 5 साल के लिए मान्य होता है। ये स्कीम जो है किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी वयस्क को वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है, लेकिन यही स्कीम सूखाग्रस्त और जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। यहाँ रोजगार से तात्पर्य अकुशल रोजगार से है। अब इस स्कीम के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर और हम चर्चा कर लेते हैं कि यह जो स्कीम है इसकी 1/3 लाभार्थी महिलाएं होनी चाहिए, और इसके साथ साथ इस स्कीम के तहत जो व्यक्ति कार्य करेगा और उसको उसके बदले जो पारिश्रमिक मिलेगा वो मुद्रा के रूप में बैंक खाते में मिलेगा। अर्थात व्यक्ति का बैंक खाता बैंक में या डाकघर में होना चाहिए। सरकार की वित्तीय समावेशन पहल को मजबूत करने का ये कदम है। वित्तीय समावेशन से तात्पर्य ये होता है कि लोगों के बैंक में खाते इत्यादि हों, ताकि वो अपनी बचत कर सकें और सरकार की अन्य जो लाभ मिलते हैं उनको भी हासिल कर सकें, जैसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वगैरह इत्यादि। इसके साथ मनरेगा की कुछ अन्य भी प्रमुख बातें हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत जो होती है वो हर 6 महीने में मनरेगा के जो रिकॉर्ड होते हैं और जो इसके अंतर्गत कार्य करे जाते हैं उनका वो सोशल ऑडिट करती है ग्राम पंचायत। इसके अलावा कि जब व्यक्ति को मनरेगा के तहत भुगतान करा जाता है तो भुगतान में किसी भी प्रकार का जो विलंब होता है उसके लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी होती हैं। और एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बात और ध्यान देने वाली है, वो यह है
कि ग्राम पंचायत मनरेगा के तहत जो भी कार्य कराएंगी उसका जो 60% है, मतलब जो धन खर्च होगा, धन का 60% का भुगतान वेतन के रूप में होगा। मतलब लोगों को वेतन बांटा जाएगा, यानी कि अगर 100 रुपये का काम होता है तो 60 रुपये वेतन के रूप में बांटे जाएंगे और जो 40 रुपये हैं उनसे उनका निर्माण कार्यों पर खर्च करा जाएगा। और ये जो स्कीम है ये लोगों को अकुशल रोजगार देने के लिए प्रारंभ करी गई थी। तो इस स्कीम के तहत आप इस स्कीम को संविदा के रूप में आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और ना ही मशीनीकरण को आगे लेके जा सकते हैं। अर्थात इस स्कीम के कामों के तहत ना आप मशीनीकरण का यूज़ कर सकते हैं, ना काम को संविदा बेसिस पर कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पर मनरेगा के तहत काम हो रहा होता है वहाँ पर एक आश्रय स्थल होना चाहिए, पेयजल की सुविधा होनी चाहिए और एक शिशु गृह भी होना चाहिए। ये इस स्कीम की कुछ पूरक शर्तें हैं। और मनरेगा स्कीम के कार्य करने के दौरान अगर किसी मजदूर के किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसे 25,000 रुपये का मुआवजा दिया जाता है। अगर हम मनरेगा स्कीम को एक और दूसरे पहलू से देखें तो ये ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण पर जोर देती हैं, अर्थात पंचायती राज सशक्तिकरण। और इसके अतिरिक्त ये जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं, उसमें जो आर्टिकल 41 है उसमें एक शब्द है कुछ दशाओं में रोजगार पाने का अधिकार। तो यानी कि ये आर्टिकल भी इसी स्कीम के तहत कवर हो जाता है। यानी कि ये प्रश्न घुमा के भी पूछा जा सकता है कि जो मनरेगा स्कीम है क्या भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत वो कवर होती है। तो आर्टिकल 41 के तहत ये स्कीम कवर हो जाती है। और दूसरे रूप में यह जो योजना है ये पंचायती राज सशक्तिकरण पर भी जोर देती है। और मनरेगा की एक और खासियत बात ये है कि इस स्कीम ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण भी लोगों का करा है। तो मनरेगा स्कीम पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा करी। मनरेगा का सारा सार आपके सामने अंकित है। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।